आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। इस वक्त हमारे साथ सीवान के जीरादेव विधानसभा से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि वर्तमान में इनकी पत्नी जो है सीवान की सांसद हैं और आज इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि रमेश सिंह कुशवाहा राजनीति में हैं और एनडीए के हिस्सा आपको बता दें कि जदयू में हैं। बावजूद इसके आप देखेंगे कि ये काम पे भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं और काम पे भरोसा रखते हैं। यही वजह है कि जैसे ही इनकी पत्नी सांसद बनी, सबसे पहला कार्य जो था इनका सीवान का सिसवन ढाला। सीवान का सिसवन ढाला एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ इसके पहले जितने भी लोग रहे सब ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने का काम किया और मुद्दा को भुनाने का काम किया। लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जैसे ही चुनाव जीती, उस मुद्दा का समस्या का समाधान सबसे पहले किया गया और 93 करोड़ कुछ रुपए की लागत से आप बता दें कि ओवरब्रिज निर्माण के कार्य का जो है लेखा जोखा सब कुछ आ गया और जल्द ही काम भी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सीवान के लोग हैं इसको काफ़ी सराह रहे हैं। इसके साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ इंडिया चैनल पे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सबसे बड़ा समस्या, चूँकि कई सारे लोग, जब आपने इस समस्या का हल कर दिया तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई काम अब लग जाएगा। लोगों को ये बिलीव है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि काम कब लग जाएगा, तो ये माना जाए कि जल्द ही काम लग जाएगा ओवरब्रिज का। देखिए, पहली बात है कि वो टेंडर की प्रक्रिया में है। जैसे ही टेंडर डिस्पोजल होगा जी, जिस संवेदक को मिलेगा वो संवेदक काम लगाएगा। बिल्कुल। लेकिन इतना उम्मीद तो जरूर रखना चाहिए बिल्कुल कि काम होने वाला है। काम होने वाला है। बिल्कुल, आप भी जब उस ओवरब्रिज से गुजरते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ ओवरब्रिज की बात नहीं है, इसके अलावा सीवान में कई सारे ऐसे काम हैं जो आज इनके द्वारा हो रहे हैं और आने वाले दिन में लोग देख पाएंगे। अभी हम बातचीत करेंगे इनके साथ वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पे। आप बता दें वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पे जो बिहार के खास करके जनता है, खास करके जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वे नीतीश कुमार पर निगाहें टिकाए हुए थे कि नीतीश कुमार किधर जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ भी ध्यान था और चिराग पासवान की तरफ। चूँकि ये जदयू से आते हैं इसलिए इनसे हम बातचीत करेंगे। कई सारे लोग ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के संशोधन में बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसका विरोध जताएंगे। लेकिन इन वक्त उन्हें समर्थन भी किया, ललन सिंह ने इसका स्वागत भी किया। आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, पहली बात है कि हम लोगों को किसी चीज़ का समर्थन और विरोध करने से पहले जी उसको समझना चाहिए। वक्फ का मतलब क्या है भाई? जी, अल्लाह के नाम पर जी दान की हुई, अल्लाह के नाम दे दिए। ठीक है। तो जो वक्फ के नाम पे जो संपत्ति है, वो उस संपत्ति का इस कानून के जरिए सरकार अधिग्रहण करने नहीं जा रही है। जी, वक्फ की ज़मीन है या वक्फ की जो भी संपत्ति है वो सब वक्फ बोर्ड के ही अधीन रहेगी। जी, उसमें जो कुछ सरकार को लगा कि इसमें आवश्यक सुधार की ज़रूरत है जी, ताकि इसको और पारदर्शी बनाया जाए, इस लिहाज से कानून आया है जी। इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है या किसी धार्मिक समुदाय पर आहत और ठेस पहुंचाने के लिए उठाया गया ये कदम नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ। अच्छा, लेकिन जो लोग इसके विरोध में थे, जैसे बिहार में राजद आप कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी है कहीं ना कहीं बिहार में, वे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़मीन हथियाने की कोशिश की जाएगी, जो उनके कब्रिस्तान है हथियाने की कोशिश, डायरेक्ट उनके नेता ये बात बोल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बरगलाने का काम कर रही है या फिर बीजेपी लोगों को बरगला रही है? देखिए, राजद क्या कह रही है या अन्य पार्टियां क्या कर रही है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसद में बिल आया तो संयुक्त ज्वाइंट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया और उस संदर्भ में हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो नेता थे उन्होंने 5 सलाह दिए और 5 सलाहों को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब कोई वैसा इशू रहा नहीं। लेकिन लोग अगर मान देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लोगों को कहना भी चाहिए, अपना जो कुछ विरोध है वो दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जो आशंकाएं हैं लोगों की
मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। कि देखिए, मैं हर चीज़ों को राष्ट्र निर्माण के तरफ देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर धर्मों में भी समय समय पर चीज़ें बदलती रहती है, उसको ठीक किया जाता है। एक दौर था कि जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो हिंदू समाज के ही लोगों ने विरोध किया था, लेकिन खंड खंड में हिंदू कोड बिल भारत में आया, उसको एक्सेप्ट किया गया। सती प्रथा वाले पर भी बहुत सारे विरोध थे, लेकिन लोगों ने उसको ठीक किया। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, कोई वैसा ये नहीं है कि आपकी धार्मिक स्वच्छता पर, आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर या वक्फ की जो ज़मीन है उसे सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। ये तो भाई इसीलिए है ना वक्फ की ज़मीन, ताकि इसे वेलफेयर काम किया जा सके, कुछ कल्याणकारी कदम उठाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस कदम से वेलफेयर काम और थोड़ा आसान होगा और थोड़ा पारदर्शी होगा, या इसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ थी उसको सुधार करने की ही नीयत से मैं समझता हूँ कि लाया गया है। अब तो अब एक तरह से कानून बन चुका है, कानून का उल्पारण होने जा रहा है। दूसरी बात, अगर इसमें इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, या इसके ज़रिए हमारे ऑटोनोमस पर, हमारी स्वच्छता पर कुछ हमला है, तो लोग अपना विरोध दर्ज करावें लोकतांत्रिक ढंग से। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि सेकुलर नीतीश कुमार सेकुलरवादी हैं, इस तरह की बातें चलती थी, लेकिन जैसे उन्होंने वक्फ का समर्थन किया, वक्फ बिल का, उसके बाद से एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार अब खुलेआम तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं? ऐसा भी बात है क्या? पहली बात है कि जो लोग ये बात तो बोलते हैं वो हिंदुत्व को ठीक से समझते ही नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है। नीतीश कुमार को आप देखें, लगभग उनको 20 वर्ष हो गए शासन कर रहे हैं। 20 वर्ष में 5 मिनट के लिए कहीं कर्फ्यू लगा है क्या मुस्लिम के सवाल पर पूरे बिहार में? नहीं लगा। कुछ छोटे मोटे तनाव जरूर हुए होंगे, लेकिन तुरंत प्रशासन ने उसको नियंत्रण में लाने का काम किया। यहाँ तक कि भागलपुर का दंगा कितना बड़ा दंगा था, माननीय नीतीश कुमार ने उस केस को रीओपन किया और जो उसके गुनाहगार थे उसको सज़ा दिलवाई थी, और बाद में उचित मुआवजे भी लोगों को मिला। नीतीश कुमार ये सब करते रहते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए ना भाई, नीतीश कुमार के प्रति किसी ने रोका है थोड़े, आप बोलिए। लेकिन इतनी ये सेकुलरिज्म का सरलीकरण होगा, भाई नीतीश कुमार ने ये नहीं किया तब कम्युनल हो गए, ये किए तो सेकुलर हो गए। नीतीश कुमार जी को किसी भी वर्ग से, किसी भी तबके से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ, हम मुस्लिम समाज से भी अपील करेंगे कि आप भी अपने आप को बदलिए परिस्थिति के अनुसार। आप अपने आप को भी अप टू डेट करते जाइए, आधुनिक दौर है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग आज भी हिंदू धर्म को बहुत एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, उससे मेरी कोई सहमति नहीं है जी। कुछ लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन भारत के हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, या विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इसी भारत में रहेंगे, और भारत ही उनका अपना देश है। और हमने देखा आज़ादी की लड़ाई में भी मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था। जब हिंदू मुस्लिम एक थाली में जब खाना खाए, तभी जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। आज भी हमारा देश तभी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र तभी मजबूत होगा, जब हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, तभी हमारा देश भी विकसित होगा। लेकिन सरकार समय समय पर सुधार के लिए कदम उठाती रहती है। अब उसको देखना है कि उसमें एंगल क्या है, उसमें दृष्टि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन आप जिस दल के साथ हैं, बीजेपी के साथ, उसी दल में रहने वाले नेता संजय निरुपम जी शिवसेना से, उनका बयान आपने सुना होगा। इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को मिला है कि आप अपना एहतजाज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, संविधान तो इसका इजाज़त देता है। वे कह रहे हैं कि अगर आप शाहीन बाग बनाएंगे तो हम जलियांवाला बाग बनाएंगे। तो फिर इस तरह की बात क्यों? जब संविधान एहतजाज की बात करता है तो फिर लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, कौन नेता क्या बोल रहा है,
हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी के नेता का तो ये वक्तव्य नहीं है। जी। अगर हमारी पार्टी के नेताओं नहीं, से वो भी किसी NDA तरह के का, हिस्सा ही हैं। ठीक है, एनडीए में हर तरह के लोग जी। हैं, महागठबंधन में हर तरह के लोग हैं, जी। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी के नेता ने कभी इस तरह की स्पीच नहीं दिया। हम लोग बराबर सौहार्द के पक्ष में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में रहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने, आप देखिएगा कि बीजेपी में गठबंधन में रहते हुए कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो एनडीए के साथ ही लंबा समय उनका बीता है। तो क्या मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बिहार में काम नहीं हुआ है क्या? आपको चाहे वो मदरसा का मामला हो, तालीमी मरकज़ का मामला हो, मदरसा टीचरों का तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, या और भी अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए बजट में पैसे का प्रावधान का मामला हो, सब माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो आप नीतीश कुमार पर एक अगर कहेंगे कि नीतीश कुमार कम्युनल हैं, इसका मतलब खुद आपके अंदर कम्युनल चेतना है। खुद कम्युनल चेतना से नीतीश कुमार के खिलाफ आप ये बातें बोल रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जो हैं उसी रूप में देखिए। नहीं, मुसलमानों को इसलिए भी भरोसा नहीं हो रहा होगा कि बीजेपी एक तरफ मुसलमान ये कहते हैं, मतलब मुसलमान तबका जो ये कहता है कि बीजेपी एक तरफ सबके विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ योजनाएं ऐसी लाती है। जैसे आप ये कह रहे हैं, जब किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण केंद्र मंत्री है, उन्होंने भी जब बिल को पेश किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो बिल है वक्फ बिल, इससे हम चाहते हैं कि मुसलमान तबका के उन लोगों को फ़ायदा पहुंचे जिनको आज तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। लेकिन सवाल है कि लोग भरोसा कैसे करें? अरे भाई, एक तरफ मस्जिद गिराने का काम आप ही लोग कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के लोग, आप यूपी में चले जाइए, अजान पर पाबंदी बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, तो इसलिए भी तो फिर मुसलमानों को भरोसा नहीं देखिए, होता है। पहली बात है कि भाई यहाँ आप तो हमारा स्टैंड न पूछ रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड क्या है बीजेपी के लोगों से पूछिएगा। हमारा स्टैंड क्लियर है, हर चीज़ों में क्लियर है। वक्फ बिल में भी हम लोगों ने 5 संशोधन के लिए प्रस्ताव दिए थे। पांचों तो स्वीकार, जेपीसी का ये सारी चीज़ें मान ली गई और उस जो कानून पास हुआ उसमें सब ऐड हो गया। और हमारी लाइन यही है, समावेशी विकास की लाइन है। हम रेडिकल सोच रखते हैं, प्रगतिशील सोच रखते हैं, और सेकुलरिज्म के सवाल पर कोई हम समझौता किसी से नहीं करते हैं। ये हमारा उसूली स्टैंड है। हम अपने उसूली स्टैंड पर कायम हैं। आप बताइए ना भैया, 20 वर्षों में अगर कोई मुस्लिम विरोधी दुर्भावना बिहार सरकार की तरफ से फैलाई गई हो या मुसलमानों का कोई काम बाधित हुआ हो तो आप बताइए। या आप देखें पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ क्या क्या बोला गया, लेकिन मैंने कभी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, कभी नहीं मैंने किया। और हमारी पॉलिटिकल लड़ाई थी, पॉलिटिकल ढंग से हम इस लड़ाई को लड़े और चुनाव जीते। हम तो शुरू से चाहते हैं, आज भी हमारे यहाँ कम से कम रोज 10-20 मुस्लिम आते हैं, उनका कोई भी काम होता है हम कराते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक सवाल, चूंकि अब ये सीमा से रिलेटेड पूछेंगे, पूर्व में आप जीरादेई से विधायक रह चुके हैं और 2025 चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा, क्या ये माना जाए कि रमेश सिंह कुशवाहा एक बार फिर से जीरादेई से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एनडीए सिवान जिले में 8 सीट है जी, जिसमें 6 हमारे संसदीय क्षेत्र में है। इसमें से पार्टी एनडीए के तरफ से जो भी उम्मीदवार आएंगे, चाहे वो भाजपा के उम्मीदवार हों, जदयू के उम्मीदवार हों, लोजपा के उम्मीदवार हों, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत, हमारी जो भी राजनीतिक क्षमता है उस हिसाब से हम एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। रही बात मेरी जीरादेई की, तो मैंने पार्टी के किसी भी फोरम पर किसी भी नेता से लड़ने का प्रस्ताव ही नहीं रखा है। आप अपने तरफ से नहीं रखें? हम अपने तरफ से नहीं रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर आपको मौका देते हैं कि नहीं कुशवाहा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, अब बताइए, अब नीतीश जी हमको कह दें, पार्टी ही हमको फैसला कर दे कि आप ही को लड़ना है, तो हम कोई साधु संत थोड़े हैं भाई, हम राजनीति कर रहे हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे जी। बात क्लियर है, लेकिन हम ना टिकट मांग रहे हैं ना मेरी खुद की इच्छा है। हम खुद, हमारे जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है, सीमान की जनता ने बहुत बड़ी जवाबदेही हम पर सौंपी है, उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता और लगन के साथ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आपके संसदीय क्षेत्र सीवान में, सीवान के लोगों को आने वाले दिनों में क्या कुछ नया मिलने वाला है? देखिए, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 10 महीने हो रहे हैं
10 महीने में बड़े बड़े काम सिवान में आए हैं। जी जैसा कि एक तो आप खुद ही ओवर ब्रिज से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की, तो वो ओवर ब्रिज है जो 92 करोड़ 52 लाख 16 हज़ार की लागत से बन रहा है। फिर आपने देखा कि बाईपास सड़क जो 200 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। जी तीसरा काम मैरवा में 517 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए जमीन देखी जा रही है कहाँ संभव हो सकता है। तो 517 करोड़, 200 करोड़ का रोड और 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, यही लगभग 800 करोड़ के आसपास हो गया। इसके अलावा आपको इतने कम समय में आंध्र जो ओवर ब्रिज है, सिवान का ओवर ब्रिज है, वहाँ से आंध्र जाने वाली सड़क लगभग 80 करोड़ की लागत से बन रही है, उसका चौड़ीकरण हो रहा है। राजेंद्र बाबू के गांव में जो सड़क जा रही है जामापुर, उस रोड का भी करीब 18 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होने जा रहा है। गभिड़ार के सामने जो पुल जो बन रहा है नदी में, सरयू नदी में, उसका अप्रोच रोड भी लगभग 50 करोड़ की लागत से पास हुआ है। उसके बाद चले जाइए जीरादेई के भैंसा खाल में, वहाँ 15-16 योजना। हाँ, एक और प्रेक्षागृह, बड़ी चर्चा पहले रहती थी कि साहबुद्दीन साहब ने टाउन हॉल बनवाया। टाउन हॉल बहुत छोटा था, उस टाउन हॉल को हम बड़ा बनवाने जा रहे हैं। लगभग 23 करोड़ की लागत से सिवान में टाउन हॉल। ये कहाँ पे बनेगा? वहीं पे? अभी देखिए जगह, वहाँ तो जगह उतना नहीं है, वहाँ भी हो सकता है या दूसरे जगह भी। डीएम साहब के जिम्मे हैं, जगह देख रहे हैं कि कहाँ बनेगा, लेकिन उसकी योजना स्वीकृत हो गई है। वो भी एक बड़ा काम, जिसमें यहाँ कोई बड़ा कोई कार्यक्रम, चाहे पॉलिटिकल हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए कोई जगह नहीं था। उसकी जरूरत भी थी जी। उसकी जरूरत थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। यही तो काम है। अब इससे ज्यादा काम कौन करवाया है आज तक, आप बताइए। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, हमने पहले ही कहा था कि काम पे भरोसा रखते हैं, और इन्होंने लगभग 2000 करोड़ की योजनाएं की बात की है, जो कि सिवान के लोगों को मिलने जा रहा है। आखिरी में एक चीज़ और कहेंगे, आपको बता दें कि जो बच्चे इग्नू से पढ़ने वाले हैं, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही थी। अभी जब वे बच्चे जा रहे थे असाइनमेंट जमा करने के लिए, तो असाइनमेंट चूँकि ऑनलाइन अब नहीं हो रहा जमा, बंद कर दिया गया ऑनलाइन पोर्टल, उसको लेके भी अभी इन्होंने अनुशंसा किया है, और जल्द ये कोशिश है इनकी कि जल्द से जल्द उसको शुरू कर दिया जाए, ताकि गर्मी का महीना है और लगभग इग्नू के 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि सिवान में आते हैं असाइनमेंट जमा करने के लिए, लेकिन जमा नहीं कर पाते हैं। उसकी भी अनुशंसा की। तो इस तरह के तमाम जो काम है, इन्होंने ये भी कहा कि 15 से 20 मुसलमान हमारे यहाँ हर रोज़ आते हैं जिनका काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम होना चाहिए उस पर रमेश सिंह कुशवाहा जी लगातार काम कर रहे हैं। अगर आपकी भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू अगर बातचीत होती है तो इनसे ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।